नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। आज ये जो जन्म कुंडली लेकर के मैं आप सबके सम्मुख आया हूं, ये एक युवती की जन्म कुंडली है। मैं सबसे पहले जन्म की तारीख आपको बता देता हूं, जन्म समय, जन्म स्थान। आप जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। इसके पश्चात हम इस जन्म कुंडली का मिलकर अध्ययन करेंगे। जन्म की तारीख है 1 दिसंबर 1992 और जन्म समय 10:06 का है प्रातःकाल और जन्म का स्थान जबलपुर है, मध्य प्रदेश। मैं जन्म काल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूं। जातिका ने मंगलवार के दिन जन्म लिया है, मार्गशीर्ष मास में, और शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को, धनिष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में, राक्षसगण कुंभ राशि, और ये वायु तत्व की राशि है और शनिदेव इस राशि के राशिश होते हैं। जातिका का जो वर्ण है वो शूद्र वर्ण है। जन्म कुंडली की ओर जरा आ जाइए। यह मकर लग्न की कुंडली आप देख रहे हैं। लग्नेश शनिदेव लग्न में ही बैठे हुए हैं। शश महापुरुषों का निर्माण 19 अंश 48 कला के साथ। और राशि की यदि बात करें तो कुंभ राशि यानी जातिका पूर्णतः शनिदेव से प्रभावित। अब देखा जाए तो लाभ भाव में आप नजर डालिए तो सूर्य बैठे हैं, वो भी 15 अंश 23 कला के साथ शनिदेव के नक्षत्र में। भाग्य भाव में देव गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, जो कि चंद्रमा के नक्षत्र हस्त नक्षत्र में बैठे हैं। हालांकि चंद्रमा के साथ देव गुरु बृहस्पति का षडाष्टक योग है, जिसे हम सकट योग के नाम से भी जानते हैं। वहीं इस कुंडली के सप्तम में मंगल, दशम में बुध और शुक्र का कुंडली के 12वें भाव में होना आप देख रहे हैं। ये शुक्र 27 अंश के साथ राहु, सूर्य और शनि के मध्य पाप कर्तरी योग में है। हालांकि 12वें का शुक्र अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। और विशेष करके हम बात यदि मकर लग्न की कुंडली की कर रहे हैं तो यहां सर्वाधिक योग कारक ग्रह के रूप में शुक्र को देखा गया है, परंतु ये शुक्र 12वें भाव में पाप मध्यत्व में है। लेकिन एक और पॉइंट है कि शुक्र स्वयं पाप मध्यत्व में जरूर है, परंतु लग्न को शुक्र और चंद्रमा ने, चूंकि जन्म जातिका का शुक्ल पक्ष की सप्तमी को हुआ है, षष्ठी के बाद यदि हम चंद्रमा को शुभ ग्रह मान लेते हैं तो उस अवस्था में लग्न शुभ कर्तरी योग में है। प्रिय दर्शकों, सूर्य को लाभ भाव में अत्यंत श्रेष्ठ ग्रह माना गया है। सूर्य अष्टमेश होकर के लाभ भाव में आकस्मिक धनकारक और राहु के साथ हो तो भी जीवन में ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जातक को प्रसिद्धि अवश्य मिलती है। मैं जन्म कुंडली की ओर लेकर के चलूं उससे पूर्व इनके माता पिता के द्वारा कही वो बात आपको बता दूं कि इनके माता पिता का कहना है कि शास्त्री जी, हम आपका आभार माने या ये माने कि आपके चलते मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो रही है। ये लड़की वर्तमान समय में स्वयं ज्योतिष का कार्य कर रही है और अपना लोगों से मिलना, अब जैसा भी इनका व्यवस्था होगा भगवान जाने, ये ज्योतिष का कार्य करती हैं, लोगों की जन्म कुंडली इत्यादि का अध्ययन करती हैं। प्रोफेशन के रूप में ये ज्योतिष का कार्य कर रही हैं, माने प्रोफेशनल ज्योतिषी हैं। अब इनके माता पिता दोनों ही बात क्यों कह रहे हैं कि आभार माने? आभार इसलिए माने क्योंकि उनका कहना है कि आप ही की वीडियो आज कई वर्षों से ये देख रही है और देखते देखते इसने ज्योतिष को सीखा। आप ही का वीडियो ये लगातार देखती है और अब ज्योतिष का कार्य कर रही है। परंतु वो बुरा क्यों मान रहे हैं, उसमें मेरा क्या वो दोष देख रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि आपने जिस तरह से ज्योतिष लोगों को बता दिया, आज अगर ये ज्योतिष नहीं जान रही होती तो शायद इसका जीवन कहीं ज़्यादा बेहतर होता। कारण क्या है? कारण ये है कि इस लड़की का एक विवाह टूट गया है। अब ये दूसरा विवाह नहीं करना चाहती क्योंकि उसका कहना है कि ये जन्म कुंडली देख रही है और जान रही कि उसकी कुंडली में विवाह का सुख नहीं है। अब वहां पर इनके माता पिता का कहना है कि इसमें हर आम व्यक्ति जब ज्योतिष को समझने लगेगा तो वो फिर जीवन का ऐसे ही निर्णय लेने लगेगा। माता पिता भी कोई ऐसे अनपढ़ गंवार तो नहीं है, परंतु मैं तो अनपढ़ गंवार ही मानता हूं कि जब विवाह पहली बार हो रही थी तभी कुंडली का बाकायदा मिलान करना चाहिए था। अगर आप मेरे दर्शक हैं तो
तो सभी दर्शकों को आप पता होगा कि मैं हमेशा कहा करता हूं कि कर्क और मकर लग्न की कुंडली है तो बहुत सुखद दाम्पत्य जीवन तो हो ही नहीं सकता। दूसरे पॉइंट में अगर आप आते हैं तो आप सप्तम भाव की कहानी देख नहीं रहे हैं। सप्तम भाव में नीच के मंगल बैठे हैं, शनि की दृष्टि से दृष्ट। बुध पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो पुरुष की कुंडली में नपुंसक योग बना देता है, लेकिन बुध पर शनि की दृष्टि यदि स्त्री की कुंडली में पड़ जाए तो उसके लिए भी ये पति सुख से उसको, पुरुष सुख से उसको वंचित कर देता है। यहां स्थिति दिखाई पड़ रही है। और शुक्र जो कि दाम्पत्य के कारक हैं स्त्री और पुरुष दोनों के लिए, वो पूर्णतः हैं अच्छे भाव में, लेकिन भाव में अच्छे होने से बात नहीं बनेगी। पहले तो पाप मध्यत्व में है, दूसरा अंश वाइज देखा जाए तो 27 अंश देवगुरु की राशि में बैठे हैं, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की राशि में होकर के भी कमजोर हो गए हैं वो। अब बारी आती है कि देखिए, मैं दोनों ही अवस्थाओं में न तो खुश हूं न दुखी हूं। अगर आप ये कहते हैं कि आप मेरा आभार मानते हैं कि मेरे कार्यक्रमों को देख करके जातिका ज्योतिषी बन गई है, आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुल के कुछ तो मानते हैं और कुछ तो नहीं भी मानते हैं, लेकिन मुझे दोनों से फर्क नहीं पड़ता। खुल के मानते हैं कि आपने YouTube में ऐसा परिवर्तन किया जिसके चलते मैं ज्योतिषीय कार्यक्रम में आ गया हूं, ज्योतिषीय कार्य कर रहा हूं। मैं दोनों से ही कोई ऐसी प्रशंसा की अपेक्षा नहीं रखता। क्यों? अब इसी लड़की की कुंडली को ले लीजिए, कोई जरूरी थोड़ी है कि मैंने इसे ज्योतिष सिखाया तो ये ज्योतिषी बनी। मैं अगर ज्योतिष नहीं सिखाता तो कोई और सिखाता, मैं तो माध्यम यहां बन गया हूं। इस लड़की की कुंडली के नवम भाव को देखिए, देव गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। नवम की गुरु की दृष्टि अगर लग्न पर पड़े, मैं हमेशा कहा करता हूं गुरु कुंडली के नवम में हो, ऐसे जातक कुछ कहे, वैसे तो बद्दुआ दे तो भी दुआ की तरह काम करे, लेकिन कुछ कहे तो वाक सिद्धि ऑलरेडी प्राप्त हो जाती है, जो कहे तो वो सिद्ध होता है। लग्नगत शनिदेव गुरु बृहस्पति से दृष्ट है। मैंने बताया था एक सूत्र में कि जन्म कुंडली के 12वें में लग्न में अथवा दूसरे में यदि शुक्र हो तो ऐसे लोगों को ज्योतिष में जन्मजात रुचि होती है। अगर आप मेरे दर्शक हैं और ऐसे दर्शक हैं जो तल्लीन होकर के मेरे ज्योतिषीय कार्यक्रमों को देखते हैं, बल्कि ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, हो सकता है आप मेरे अच्छे प्रशंसक हों, इसलिए कह दें कि नहीं, आप ऐसा बताते हैं कि हम देखने के लिए बाध्य हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग न हो कि ज्योतिष में आपकी दिलचस्पी जागे, तो वहां कोई ज्योतिषी आपको न सिखा सकता है। क्योंकि इसी चैनल पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर दिन इस बात की शिकायत करते हैं कि आप इधर की बात उधर खींच लेते हैं। अब देखने और सुनने का अलग अलग नजरिया है। किसी का पात्र बहुत भरा हुआ हो तो मैं उसमें कुछ डाल नहीं पाता। याद रखिए कि मैं किसी को कभी ज्योतिषी या कोई किसी को कभी कैसे कुछ सिखा सकता है। शिक्षक माध्यम होता है, हां, यह माध्यम भी प्रकृति चुनती है। अगर आप वो श्रेय मुझे दे रहे हैं, उसकी जगह मैं यही कहूंगा वो श्रेय परमात्मा को दीजिए, उन ऋषियों को दीजिए जिन्होंने इस विधा को, इस विद्या को बनाया। और इसका मान रखिए, इसका मान रखिए। हम रहे ना रहे, ये विधा अवश्य रहनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमसे ये विधा शुरू होती है और हम ही पर खत्म होती है। इस विधा का सही उपयोग होना चाहिए हर किसी के लिए। ये लड़की गलत कहां कह रही है? इसके नौमांस को देखा जाए तो नौमांस में भी बड़ी गजब की कहानी दिखाई पड़ रही है। सप्तम में मंगल बैठे हैं और सप्तमस्त मंगल पर सीधी शनि की दृष्टि दिखाई पड़ रही है। यानी किसी भी तरह से इस लड़की की कुंडली में बहुत सुखद दाम्पत्य नहीं है। जन्मांक की कहानी वही है। सप्तम भाव का स्वामी जाकर के कुंडली में अपने ही घर से दूसरे भाव में षडाष्टक योग बना करके बैठा है। गुरु, चंद्रमा, शुक्र, बुध, ये शुभ ग्रह हैं। जब ये सप्तम पति बनकर के कुंडली के दूसरे भाव में जाकर के बैठते हैं तो ये प्रबल मारक बनते हैं, क्योंकि ये दोनों कुंडली का मारक भाव है। और एक मारक भाव का स्वामी जाकर के दूसरे मारक भाव में बैठे, प्रबल मारक बन जाता है। अर्थात ऐसी स्थिति में जातिका का पति ही जीवित न रहे। ये पति के आयु का भाव है, ये पति के आयु का भाव है। तो मारक भाव का स्वामी जाकर के वहां बैठ करके प्रबल मारकत्व उत्पन्न करेगा। गुरु के साथ चंद्रमा का षडाष्टक योग है। पहले फिर उस पॉइंट पर आता हूं कि इस लड़की ने अगर यह निर्णय लिया है तो यह गलत नहीं है। कई बार कहते हैं कि दूसरे विवाह का विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। आइए उसका भी विचार कर लेते हैं। नवम भावपति जाकर के कुंडली के दशम में बैठे हैं, शनि की दृष्टि से दृष्ट। लेकिन यह बात कभी मत भूलिए, दाम्पत्य कारक हम अलग से थोड़ी ले आएंगे। दाम्पत्य कारक तो हमेशा वही रहेगा जो पीड़ित है। हां, देव गुरु बृहस्पति पति के कारक हैं। वो इस कुंडली में अगर देखा जाए तो किसी पापक ग्रह से दृष्ट नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। केतु की दृष्टि है भी तो मैं इसे एक बार नजरअंदाज कर देता हूं। अब बारी आती है कि इस लड़की की जो उम्र है वो बहुत ज्यादा नहीं, 1992 की जन्मी हुई है। इसका विवाह मात्र 1 माह चल पाया था। सवाल यह खड़ा होता है कि क्या इस लड़की का अगर यह कथन है कि इसे विवाह नहीं करना चाहिए, मैं यहां पर हूं, अगर मैं अपना पक्ष रखूं तो मुझे क्या कहना चाहिए? गौर करिए
इस लड़की को वर्तमान समय में 7.5 चल रही है। 7.5 की मध्य ढैया है, इसके बाद एक और 2.5 साल। हमारे पास 2 तर्क है। पहला कि हम आने वाले कुछ दिनों में विवाह करते हैं, तो दूसरा पॉइंट ये सिद्ध होगा कि जब भी हम इसका विवाह करेंगे तो 7.5 के ही दौर में करेंगे, और 7.5 के दौर में करेंगे तो उसका हस्र क्या होगा? वही जो इसका हुआ है। जो इस विवाह का हस्र हुआ है वही दूसरे विवाह का हुआ। पहला विवाह भी कोई बहुत जल्दी तो हुआ नहीं, 22 के लास्ट में लोग बता रहे हैं कि हुआ और 1 माह में ही टूट गया। तो वो भी हस्र इस विवाह का भी वही होगा अगर आप कर लेते हैं तो। अब एक यक्ष प्रश्न खड़ा है कि भाई ठीक है, ये लड़की धन अर्जित कर रही है, करने भी लगेगी, आगे और सीखेगी, क्योंकि ज्योतिष मूलतः देखा जाए तो ये विषय अनुभव का है। किताब में आप कुछ सूत्र समझ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम इस पर उतरते हैं तो चीजें बदलने लगती हैं। हर जगह किताब लागू नहीं होता, लेकिन वही जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो करते 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 आपको इतना अनुभव होने लगता है, लोगों से बातचीत करके, ग्रह स्थितियों को समझ करके आपको इतना अनुभव होने लगता है कि आप चीजों को भली भांति समझने लगे। अब इस कुंडली के आधार पर अगर देखा जाए तो मेरी राय है कि लड़की बहुत सही दिशा में है और सही काम कर रही है। इसको व्यर्थ परेशान न किया जाए। बहुत सी लड़कियां आज के परिवेश में ऐसी हैं जो अकेले अपना जीवन बिता रही हैं। हां, मैं अपने कार्यक्रमों में मैं हमेशा इसी बात का पक्षधर रहा हूं, यही बात कहता रहा हूं कि भाई अगर उम्र के आप उस पड़ाव पर हैं जहां आपका विवाह होना ही चाहिए, तो मैं तो यही मानता हूं कि विवाह होना ही चाहिए। चाहे आपकी कुंडली में कोई भी ऐसा योग हो, मैं इसी बात को मानता हूं कि विवाह होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि हमेशा याद रखिए, ये परमात्मा, ये प्रकृति, ये सृष्टि पूर्णता में है, और अगर कोई भी एक व्यक्ति अपूर्ण रहता है, एक बड़ा गंभीर प्रश्न है कि क्या विवाह ही पूर्णता उत्पन्न कराती है? क्या जो लोग विवाह के बिना है वो पूर्ण नहीं है? देखिए, इसमें 2 तर्क है मेरे पास। पहला, अगर साधना के दृष्टिकोण से देखें तो स्त्री हो या पुरुष हो, बहुत से ऐसे लोग रहे हैं जो एकाकी जीवन में रहकर के उन्होंने साधनाएं की हैं और उन्होंने समाज को दिशा दी हुई है, समाज को बहुत कुछ दिया हुआ है। वो 1 बच्चा पैदा करते, 2 बच्चा पैदा करते, उन्होंने सैकड़ों लोगों को नई जिंदगी दी। ठीक है, ये अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है, ये अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है। लेकिन क्या संभव है कि हर बार ऐसे ही लोगों का जन्म हो रहा हो? और हो भी रहा हो तो कैसे पता चलेगा? ठीक है, लेकिन एक आम परिवेश में, एक आम परिस्थिति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्या निर्णय होना चाहिए? मेरा निर्णय सदैव से वही रहा है, एक पूर्ण जीवन, और पूर्ण जीवन में रहते हुए परमात्मा की शरणागति। न तो उसके लिए वन जाने की आवश्यकता है, न कहीं और। जरूरी नहीं है कि हम जंगल और गुफा में जाकर के रहेंगे तभी साधु कहलाएंगे, तभी संत कहलाएंगे। हम संत अपने घर में रह करके भी बन सकते हैं। क्या बुराई है कि एक गृहस्थाश्रमी होकर के हम जैसे लोग अपने मन में कामनाओं का पहाड़ पाले हुए हैं? कोई बुराई नहीं। अगर ये कामनाओं का पहाड़ इतना ही बुरा होता तो परमात्मा ये बनाते ही नहीं। हां, ये ठीक है कि हम मानवों को यहां विवेक इसीलिए दिया गया है कि हम चुनाव करें। मैं एक सलाह इस लड़की के लिए और देना चाहता हूं। अभी इस लड़की को वर्तमान में गुरु की दशा चल रही। गुरु की दशा में चंद्रमा, चंद्रमा के बाद मंगल, मंगल के बाद राहु, 7वें भाव पर शनिदेव की दृष्टि है। जातिका जन्मलग्न से मांगलिक, 7वें पति का जाकर के कुंडली के दूसरे भाव में होना, राहु की भी सीधी दृष्टि, परंतु सूर्य और राहु की युति कुंडली के लाभ भाव में ये जबरदस्त धन लाभ के योग बना देता है। अब देखा जाए तो लाभेश जाकर के कुंडली के 7वें में बैठे हुए हैं वक्र अवस्था में। जीवन में 2 तरह की चीजें होती हैं। एक, हालांकि यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि जो बहुत सफल लोग हैं उनका दांपत्य खराब नहीं होता, सफल लोगों का दांपत्य तो और ज्यादा खराब होता है, उससे कहीं बेहतर हैं जो कम सफल हैं उनका दांपत्य। लेकिन एक बार आपके जीवन काल में घटना घटित हो चुकी है, और जब एक बार घटना घटित हो ही चुकी है तो आपको यह तो पता ही है कि अब क्या करना है जीवन में। मेरी राय है अभी आप अब मैं सीधा इस लड़की को ही कहना चाहता हूं, आप अपने काम में लगे रहिए, ज्योतिष में और ज्यादा रिसर्च करिए, और ज्यादा मेहनत करिए। निसंदेह आपकी कुंडली में 8वें भावपति बने सूर्य लाभ में बैठ करके आपको खूब धन कमाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, बल्कि खूब धन अर्जित कराएंगे भी। इस कुंडली में खूब धन प्राप्त करने का योग है। लेकिन मेरी राय है कि ज्योतिष में और रिसर्च करिए, गहरे उतरिए,
लगातार आप जब प्रैक्टिस करेंगी, लगातार आप जब इस पर मंथन करेंगी, तो ज्योतिष के क्षेत्र में आपको और अनुभव जागृत होगा आपका। अब मान लीजिए कि जब इतना अनुभव आपको हो जाए, तो ये तो आपको अनुभव पहले से ही है कि आपका दांपत्य जीवन सुखद बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए, दो रास्ते हैं आपके पास। एक रास्ता वो है कि आप सब कुछ छोड़ करके और इसी काम में रह जाइए। आपने एक और सूत्र मेरे कार्यक्रम में सुना होगा, मैंने कहा था कि जन्म कुंडली में शनिदेव मकर, वृषभ या कन्या में हो तो इस जन्म को छोड़िए, पूर्व जन्म में भी जातक ने संतान और दांपत्य का बहुत सुख नहीं भोगा है। इस लग्न के जातकों को, वृश्चिक लग्न के जातकों को, कर्क के जातकों को मूलतः, और लग्न में जिनके शनिदेव बैठे हुए हैं उनको भी भेजा ही गया है साधना करने के लिए, क्योंकि जीवन काल में थोड़ी उदासीनता होती है। तो अभी आप 2028 तक शायद ये स्थिति है। मैं एक बार फिर से देख लेता हूं महादशा और आपको बता देता हूं। जी हां, देखा जाए तो 2028 के मई तक अभी आपको देवगुरु की दशा है, और उसमें भी 26 दिसंबर 2025 से आपको गुरु में राहु का अंतर आ जाएगा। अब देखा जाए तो गुरु और राहु का वैसे संबंध तो तीसरे 11वें का है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में लाभ संबंध कहा गया है। यह अत्यंत श्रेष्ठ संबंध है। इस संबंध के होने से जीवन काल में लाभ की स्थिति आजीवन आपके बनी रहने वाली है। इस स्थिति को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। गुरु और शनि का नवम पंचम योग ये बहुत बढ़िया है। मंगल और गुरु का तीसरे 11वें का संबंध ये बहुत बढ़िया है। शुक्र और गुरु का संबंध देखा जाए तो चौथे 10वें का ये बहुत अच्छा है। बुध और शुक्र का, यानी इस कुंडली में कई सारे बहुत जबरदस्त योग हैं जो कि आपका नाम मान बढ़ाएंगे, समाज में आपको उत्थान करा करके एक अलग ही तरह से पेश करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, मेरी राय तो अंत तक यही रहेगी कि आपको विवाह के बारे में सोचना चाहिए। विवाह करने में कोई बुराई नहीं है। हां, यह भी अब एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी कि विवाह भी, क्योंकि हमेशा मैं कहा करता हूं कि विवाह का मेरी नजर में एक ही मात्र उद्देश्य है। क्या? संतान उत्पत्ति। सनातन धर्म में विवाह का एकमात्र मूल उद्देश्य जो है वह है संतान उत्पत्ति। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाएगी, 28 के बाद मैं कह रहा हूं, तो जाहिर सी बात है उम्र बहुत ज्यादा हो जाने वाली है। अब यहां सूर्य की दृष्टि संतान भाव पर, राहु की दृष्टि संतान भाव पर, हालांकि गुरु की भी दृष्टि संतान भाव पर है, तो ऑलरेडी संतानोत्पत्ति में तो दिक्कत दिखाई पड़ ही रही है। फिर भी अब दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर एक बात और है, अभी गुरु में मंगल और गुरु में राहु जब आए उससे पूर्व, यानी 2025 से 19 जनवरी 2025 से गुरु में मंगल का अंतर आपको शुरू हो रहा है। एक रास्ता यह है कि या तो कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो डाइवोर्सी भी हो। हालांकि मैं अब तो एक बात तो तय ही हो चुका है कि जब आपकी कुंडली में इतना ही सुखद दाम्पत्य होता तो पहले विवाह के साथ ही ऐसा क्यों होता, और आप ज्योतिषी हैं तो भली बात ये जानती हैं कि इस कुंडली में दाम्पत्य सुख नहीं है। फिर भी मैं अपनी राय रख रहा हूं। नौमांस भी देख चुका हूं, दाम्पत्य सुख नहीं है। नौमांस में भी शुक्र पर शनि की दृष्टि है, तो दाम्पत्य का बहुत सुख नहीं दिखाई पड़ता। गुरु सूर्य का संबंध, लेकिन दाम्पत्य सुख है नहीं। फिर भी मेरी राय अपनी छोड़ूंगा नहीं, मैं तो अपना काम करूंगा, क्योंकि मैं दिशा देने में ही विश्वास रखता हूं। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि गुरु में अभी मंगल का जब अंतर शुरू हो रहा है, आप देखते रहिए, चुनाव करिए। अब तो आप ज्योतिष को भली भांति समझ रही हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आवश्यकता है एक ऐसे जीवन साथी की जो कि खुद भी जूझा हो। हालांकि एक बात तय है कि अब ऐसे ही किसी व्यक्ति से आपकी शादी हो सकेगी जिसके खुद के कुंडली में डाइवोर्स हुआ हो या पत्नी की मृत्यु हुई हो, ऐसे ही किसी से होगा, तो यानी उस व्यक्ति का भी दाम्पत्य बहुत सुखद नहीं है। अब ये तो तय है कि दो ऐसे लोगों को हम जोड़ने की बात करें जिनका खुद का दाम्पत्य दोनों का बहुत अच्छा नहीं है। फिर भी मेरी राय है कि ऐसा कोई सही व्यक्ति मिल जाता है, चुनाव हो जाता है, आप विवाह करिए। और तब तक ज्योतिष के क्षेत्र में इस कुंडली में जबरदस्त सफलता हासिल करने का योग है। आप इसमें लगातार कर्म करते रहिए। दशम के बुध भी ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बहुत अच्छे माने गए हैं। जिनकी कुंडली के दशम में बुध हो, ऐसे लोग ज्योतिष के क्षेत्र में, लग्न में बुध हो, ऐसे लोग ज्योतिष के क्षेत्र में जबरदस्त प्रेडिक्शन करते हैं। बहुत अच्छा होता है उनका काम, आप जरूर करिए। बाकी मैंने दूसरे विवाह के लिए अगर उपाय बताना हो तो सिर्फ यही कहूंगा, कुंडली मिलापक करिएगा, खूब कुंडली मिलापक करिएगा और कुंडली मिलान करके ही विवाह करिएगा। एक योग जैसा मैंने कहा 2025 में जब मंगल आ रहे हैं, मिलाइए, समझिए। हम ये मान लेते हैं कि शायद दूसरा विवाह उतना बुरा न हो, हालांकि है तो बुरा ही, पर फिर भी शायद इतना हो कि आप अपने काम में व्यस्त रहिए, सामने वाला अपने काम में व्यस्त रहे।
और अगर सही जीवन साथी मिल जाता है तो फिर उससे जीवन काल में एक उद्देश्य मिल जाता है। देखिए, हर कोई मदर टेरेसा ही नहीं है। हमें जीवन का उद्देश्य चाहिए होता है। हम जब धन अर्जित करते हैं तो हमारे सामने एक यक्ष प्रश्न मुंह बाए खड़ा होता है, किसके लिए? ये किसके लिए कर रहे हैं? तो जीवन में जब तक एक उद्देश्य नहीं होगा, लक्ष्य नहीं होगा, तब तक सफलता हासिल नहीं की जा सकती। या अगर सफलता की भी जा सकती है हासिल, तो एक समय के बाद आपकी सफलता आप ही को काटने लगेगी। क्यों कर रहे हो? किस लिए कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? आप बहुत सारे लोग कहेंगे माता पिता, अरे माता पिता, फिर कुछ दिनों के बाद, उसके बाद कहीं ना कहीं तो इस दुनिया में जो आया है वो जाएगा। फिर उसके बाद तो एकाकीपन बचेगा ना, अंधकार। उस अंधकार से बचाव जरूरी है। और या फिर आपका आत्मविश्वास इतना बली हो, जो कि थोड़ा सा उसमें मुझे मुश्किल दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि वैसे आपका जन्म दिन में 10 बजे हुआ है, लेकिन षडबल में आपके सूर्य को मैं कमजोर दिख रहा हूं। नौमांस में सूर्य दिग्बली है, परंतु फिर भी वो राहु के साथ संबंध बनाए हुए हैं। और मुझे लगता है कि इतना प्रबल योग नहीं है कि मैं सीधा सीधा आपको संन्यास की ओर जाने के लिए कह दूं। मैं कहूंगा आप इसी फील्ड में रहिए, ज्योतिष से लोगों की मदद करिए, अपना जीवन भी सुचारू ढंग से चलाइए। और विवाह एक योग आ रहा है, इसमें मिला जुला करके करिए। बाकी ये जब आपको ज्योतिषीय ढंग से पता ही है कि बहुत सुखद नहीं है, तो ज्योतिष यही मदद करता है। मेरा लोगों को ज्योतिष सिखाने का एक मतलब सिर्फ यही है। यह मतलब कभी था ही नहीं कि लोग ऐसा निर्णय लेने लगे कि जीवन में कहीं आगे ही नहीं बढ़ना है। ज्योतिष सिखाने का एकमात्र उद्देश्य यह भी था कि आप जीवन को भली भांति समझें। जब आपको पहले से ही पता है कि आपको जो भोजन मिलने वाला है वो बहुत स्वादिष्ट नहीं होगा, तो फिर जो मिल रहा है उसी में संतोष करना सीख लीजिए। अगर ऐसा करने लगे तो समझ लीजिए यही है ज्योतिष का काम। जीने का तरीका आपको सिखा देता है। प्रिय दर्शकों, इनको कोई विशेष उपाय बताने की आवश्यकता नहीं। इन्होंने पूछा जरूर है कि कोई रत्न इत्यादि, कोई उपाय इत्यादि हो तो बताइए। मैं बस सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, हाँ, ज्योतिषी होने के नाते अगर आप ज्योतिषी बनना चाह रही, बन गई हैं, बनना चाह रही, बन गई हैं, आप अपना काम कर रही हैं, तो साधना करिए। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, ज्योतिषी तब तक सफल नहीं है जब तक कि वो साधना न करे। किसकी साधना? अब आपकी कुंडली के हिसाब से देखें तो मैं तो यही कहूंगा, देवी की आराधना करिए, खूब देवी की आराधना करिए, जितना हो सके देवी की आराधना करिए। अब देवी के मंत्र हैं, आप कोई भी मंत्र का जप कर सकती हैं, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकती हैं। आपके कोई गुरुजी हो तो उनसे कोई मंत्र लेकर के ज्योतिष के रूप में, भले आपने मुझसे ही सीखा हो, मैं हमेशा कहा करता हूं मैं किसी का गुरु हूं नहीं और उतनी मेरी योग्यता है नहीं। आपने सीखा, बड़ी अच्छी बात, बहुतों ने सीखा, मुझे इसमें कुछ भी ऐसा इनाम नहीं चाहिए। आप अपने जीवन में सुख से जी रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो, यही इनाम है मेरा। तो बड़ी अच्छी बात, आप कोई और गुरु चुनिए जिनसे मंत्र लीजिए और आप देवी की आराधना करिए, उसी से जीवन में आपको सब कुछ हासिल हो सकेगा। प्रिय दर्शकों, मैंने विवाह का निर्णय इनके लिए लिया जबकि मैं जान रहा हूं कि दाम्पत्य सुखद नहीं है। मैं ऐसा नहीं कि इनके माता पिता को संतुष्ट करने के लिए कह रहा हूं, यह मेरा अपना मत हमेशा से रहा है। फिर भी आपका मत क्या है? ये लाख ज्योतिषी हो गई हूं, हमेशा याद रखिए आप मेरे दर्शक हैं और आपकी राय बड़ी मायने रखती है। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।